तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सब लोग जिनके पास भी एनसीईआरटी का बुक है निकाल लीजिए और इसमें क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट में लिखा है द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज़ एन ईएमएफ 12 वोल्ट। एनसीईआरटी के जितने न्यूमेरिकल हैं आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको लिखना है क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 1 है चैप्टर 3 का फर्स्ट। गिवन लिखिए क्या है। दूसरे स्टेप में आप लिखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है रिक्वायर्ड। थर्ड स्टेप में एक फार्मूला याद कर लीजिए कि कौन सा फार्मूला इन दोनों को रिलेट करेगा। और लास्ट स्टेप है कैलकुलेशन। मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन हो जाएगा इससे सॉल्व। ओनली 10% क्वेश्चन में ही कुछ और करना पड़ेगा। इसके अलावे 90% क्वेश्चन आपको बस इस मेथड से सॉल्व हो जाएगा 4 स्टेप में। अभी फर्स्ट स्टेप में लिखते हैं हम द स्टोरेज बैटरी ऑफ कार हैज़ ईएमएफ 12 वोल्ट। तो गिवन में क्या मुझे लिख देना चाहिए कि सर बैटरी का ईएमएफ जो दिया है ना 12 वोल्ट है। ठीक है, और क्या गिवन है इसमें, इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 0.4 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से लिखते हैं 0.4 ओम। 0.4 ओम। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। पूछा क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, करंट कितना इससे निकलेगा बैटरी से। फॉर्मूला ईएमएफ रेजिस्टेंस करंट में क्या रिलेशन है, करंट इक्वल टू होता है जितना भी ईएमएफ है बाई रेजिस्टेंस। मैक्सिमम करंट निकालना है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को एकदम ज़ीरो लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर बढ़ा देंगे यहाँ हम कुछ ऐड करेंगे तो करंट और कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम करंट पूछा है मुझसे, इसलिए रेजिस्टेंस को सिर्फ इंटरनल ही रहने देंगे, बाहर कोई और रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे। मैक्स, तो मैक्स करंट कितना हो गया बताइए। ये तो फॉर्मूला रिक्वायर्ड हो गया। फॉर्मूला कैलकुलेशन वाले पार्ट में हो जाएगा। ईएमएफ 12 हो गया है सर, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4, तो इसी से आंसर आ जाएगा करंट। देखिएगा पॉइंट को मैंने हटाया तो यहाँ 10 लगाया, इससे ये हो गया 3, तो 30 एम्पियर का करंट आया। क्या आया सबको समझ में, ये 30 एम्पियर ही इसका आंसर है, करेक्ट आंसर। एनी डाउट। आया क्या ये समझ में, बताइए जल्दी से। किसी को अगर डाउट हुआ तो पूछिए। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, ईएमएफ गिवन था 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस भी दिया है इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट पूछ रहा है कि मैक्सिमम करंट इससे कितना निकाल पाएंगे हम। तो करंट मैक्सिमम सर तब होगा जब रेजिस्टेंस एकदम कम होना चाहिए। तो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे ही नहीं, खाली इंटरनल रेजिस्टेंस ही यहाँ लिखेंगे, क्योंकि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ लाएंगे तो करंट कम हो जाएगा। मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए तो मैं ईएमएफ लिखकर और खाली इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ लिया और पॉइंट को हटाया तो यहाँ 10 हो गया। अभी ये 4 से ये 3 टाइम्स गया 12 और 3 इंटू 10 30 एम्पियर करंट आया। सेकेंड क्वेश्चन चलिए करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। सब लोग एक बार क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्वेश्चन में गिवन और क्या रिक्वायर्ड है। लिखा है बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जो भी गिवन है, बैटरी ऑफ ईएमएफ कितना वोल्ट है ईएमएफ, अब बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, 10 वोल्ट का बैटरी हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसका दिया हुआ है, कितना है इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। सर्किट में करंट दिया है 0.5 एम्पियर। ठीक है, करंट अगर गिवन है, क्या पूछ रहा है इसमें, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इज द रेजिस्टेंस व्हाट इज द टर्मिनल, नहीं ये नहीं है, दूसरा रेजिस्टेंस पूछा होगा, 3.2 है ना। हाँ, इफ द करंट इज 0.5 एम्पियर व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो अननोन है रेजिस्टेंस, रजिस्टर का रेजिस्टेंस, तो एक ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक और कोई रजिस्टर लगाया होगा
मतलब ऐसा सिचुएशन होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 और ये 10 वोल्ट और इधर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ है, यही अननोन है आपका ऐसे। और इसमें बोल रहा है कि करंट कितना जा रहा है इसमें, ये 10 वोल्ट का था और करंट 0.5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है करंट। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर फर्स्ट, और दूसरा पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। तो टर्मिनल वोल्टेज बैटरी, ये इंटरनल मतलब अंदर का रेजिस्टेंस है, तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज माने यहाँ से यहाँ अगर एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाए तो इसका रीडिंग बताना है, इसका ये वोल्ट मीटर का क्या रीडिंग होगा, यानी यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ए से लेकर और बी तक का। क्लियर है ये? तो जल्दी से देखिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला हम लोग को पता है ओम्स लॉ। सर करंट होता है, टोटल ईएमएफ लिख दीजिए कितना है और टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में एक रेजिस्टेंस इसका लिखेंगे 3 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। करंट गिवन है 0.5, ईएमएफ गिवन है क्या, बिल्कुल ईएमएफ देखिए 10 वोल्ट है और ये 3 प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3 1.5 प्लस 0.5 R, इससे इसको मल्टीप्लाई किए फिर इसको इससे इक्वल्स टू 10 और नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो 10। क्लियर? तो 0.5 R इक्वल्स टू ये 10 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आ जाएगा 8.5। तो R कितने के इक्वल आया 8.5 बाई 0.5, पॉइंट से पॉइंट चला गया तो 5 से कितने बार में जाएगा, 5 से 1 किए तो 5 3 35 7, तो 17 ओम आया। देखिए ये जो रेजिस्टेंस था बाहर वाला रेजिस्टेंस एक्सटर्नल वो 17 ओम का आया। क्या इतना बात क्लियर है सबको? 17 ओम। इसका दूसरा पार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है ना कि यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो आप सोच सकते हैं कि इधर तो कोई रजिस्टर है नहीं और इधर भी कोई रजिस्टर नहीं है, तो जो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जितना इसने कंज्यूम किया होगा। और ये कितना कंज्यूम करता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। इसमें करंट है 0.5 एम्पियर, इसका रेजिस्टेंस अभी अभी आया है 17, राइट। तो 17 × 0.5 कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा ये बताइए, 7 × 5 3 और ये 8, और पॉइंट यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए तो 8.5 आया। तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 8.5 वोल्ट आया, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही होगा क्योंकि इन दोनों के बीच कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो 8.5 वोल्ट सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया 17 ओम, और जो दूसरा पार्ट था उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का वो आया 8.5 वोल्ट। इसी को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं आप, इसके थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट करें, मुझे क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये हायर पोटेंशियल है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा मेथड, यहाँ का पोटेंशियल अगर VA है, VA, तो इधर चलेंगे, इधर यहाँ का VA क्योंकि कोई भी नहीं एलिमेंट है। यहाँ से जैसे ही यहाँ आएंगे तो -10 वोल्ट हो जाएगा क्योंकि ये हायर पे था और ये लोअर पे था और ये 10 वोल्ट का था। तो यहाँ जितना भी पोटेंशियल होगा उससे 10 वोल्ट कम होगा यहाँ, तो -10 लिख दिया मैं। क्लियर हो गया ये? फिर यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ। अभी इसके लिए क्या करेंगे, सर्किट में ऐसे करंट आ रहा था, देखिए ऐसे, यहाँ एरो दिया हुआ है ना, ऐसे करंट जा रहा है। सर्किट में कितना करंट जा रहा है वो दिया हुआ है इन्होंने 0.5। तो अभी करंट ऐसे आ रहा है ना, तो इधर हाई वोल्टेज होगा और इधर क्या होगा, लो वोल्टेज होगा। तो यहाँ का वोल्टेज जितना होगा यहाँ उससे ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, इसने जितना कंज्यूम किया होगा I × R। तो यहाँ के वोल्टेज में कुछ प्लस करेंगे हम। कितना प्लस किए, तो सर्किट में करंट × R 0.5 करंट था, इसका रेजिस्टेंस 3 था। इतना करते ही मैं कहाँ पे आ गया, यहाँ का पोटेंशियल मुझे मिल जाएगा VB। अभी मुझे VA - VB चाहिए, तो VA - VB, इन दोनों को राइट साइड में कीजिए। जो -10 था राइट जाके +10 हो गया, और जो 0.5 × 3 था वो राइट साइड में जाके माइनस हो गया
1.5, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 में से 1.5 गया तो क्या आ गया 8.5 वोल्ट। सेम आंसर आया कि नहीं, यहाँ भी आया था 8.5 वोल्ट और यहाँ भी आया 8.5 वोल्ट। तो दोनों ही मेथड से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 8.5 वोल्ट आया। क्या क्लियर है सबको ये? थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्या गिवन है और क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक बार सब लोग लिख के रखेंगे, गिवन और रिक्वायर्ड। थर्ड नंबर, थर्ड 3.3 चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी। 3 रेजिस्टर्स 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम। जैसा कि क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ 3 रेजिस्टर्स गिवन है, 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम का, कंबाइंड इन सीरीज 1 2 3, सीरीज में लगा दीजिए 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम। सीरीज में हो गया ये तीनों, आर कंबाइंड इन सीरीज। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन? सीरीज में रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच ऐड हो जाता है, तो इसका आंसर हो गया 1 + 2 + 3, 6 ओम आया सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सेकेंड पार्ट इसका पूछ रहा है कि इफ़ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 16 वोल्ट, अगर इसको 16 वोल्ट से कोई कनेक्ट कर दिया, ऐसे इसको 16 वोल्ट से कोई कनेक्ट कर दिया तो 12 वोल्ट, 16 नहीं 12 वोल्ट से कनेक्ट अगर किसी ने किया इसको 12 वोल्ट, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर, एक एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, मतलब ये कितना वोल्टेज खाया। तो पहले करंट निकालना पड़ेगा, तो करंट हो जाएगा टोटल वोल्टेज 12, टोटल रेजिस्टेंस 6, तो करंट सर्किट में हो गया 2 एम्पियर। ठीक है सर, 2 एम्पियर करंट इधर से फ्लो करा दीजिए 2 एम्पियर। अभी कितना वोल्टेज कंज्यूम करेगा एक एक, तो वोल्टेज कंज्यूम करने का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये वोल्टेज कितना खाएगा, तो इसमें कितना करंट है और इसका कितना रेजिस्टेंस है, तो इसमें करंट है सर 2 और रेजिस्टेंस इसका 1, यानी ये 2 वोल्ट खा जाएगा। ये कितना कंज्यूम करेगा वोल्टेज, 2 वोल्ट। वैसे ही इसके बारे में आइए देखते हैं, इसमें भी करंट 2 एम्पियर लेकिन इसका रेजिस्टेंस 2 है, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस लिखना है। करंट इसमें कितना आया है उधर से 2, रेजिस्टेंस भी 2, तो ये 4 वोल्ट कंज्यूम करेगा, वोल्टेज ड्रॉप इसमें 4 वोल्ट का होगा। इसमें करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस, करंट इसमें 2, रेजिस्टेंस 3, वही करंट सब में फ्लो कर रहा है, सीरीज है इसलिए, तो 6 वोल्ट इसने ड्रॉप किया वोल्टेज। तो क्या तीनों में वोल्टेज ड्रॉप मुझे मिल गया, कितना कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ तीनों रजिस्टर में, इस तरह से मिल जाएगा। क्या समझ में आया ये वोल्टेज ड्रॉप थ्रू ईच रजिस्टर, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं हम लोग, ये था थर्ड नंबर, थर्ड। फोर्थ पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है एनसीईआरटी का? 4, 3 रजिस्टर 2 4 5 आर कंबाइंड इन पैरेलल 2 4 5, 2 एक और 4 और एक और 5, ये सबको पैरेलल में देखिए लगा दिए, पैरेलल में कनेक्ट हो गया ये सब पैरेलल। व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन? पहला पार्ट तो ऐसा ही हो जाएगा, पैरेलल में क्या होता है 1 टोटल रेजिस्टेंस होता है 1/2 + 1/4 + 1/5, तो 1/r आएगा। इन सब का एलसीएम कितना होगा, कितना होगा बताइए? 20 सब में है ना, सब में है, ठीक है। और उससे छोटा कोई होगा क्या एलसीएम इसका? नहीं होगा। 20 अगर हम यहाँ लिए तो 2 × 10, तो 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 5, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे, और ये 4 जा रहा है तो 4 लिखे, तो इसे 1/r आया, इससे 19/20। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम में ऐसे छोड़ के आ जाएंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 19/20 हो गया, लेकिन
ये उल्टा करना होता है बाद में, तब इक्विवेलेंट आता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ऐसे 20/19 आएगा। इतना ओम आंसर होगा गिवन। देखिए आंसर कितना दिया है बुक में, 20/19 ओम ही दिया हुआ है। ठीक है, इसके पार्ट बी को करते हैं। सेकेंड, इफ़ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट, इस कॉम्बिनेशन को 20 वोल्ट से कनेक्ट करना है मुझे। इधर से ऐसे एक 20 वोल्ट से लगा दिए हम, ऐसे 20 वोल्ट का बैटरी, 20 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट जैसे ही इसे किए, क्या पूछ रहा है, 20 वोल्ट से कनेक्ट किए एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। डिटरमाइन द करेंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड टोटल करेंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ये बताना है कि ये टोटल करेंट बैटरी से कितना खींचा, ये सब रजिस्टर टोटल करेंट कितना बैटरी से खींचा। टोटल करेंट का फॉर्मूला होता है, ध्यान से आप देखेंगे तो टोटल करेंट का फॉर्मूला होगा टोटल वोल्टेज 20, टोटल रेजिस्टेंस 20/19, ये 19 ऊपर चला जाएगा, 20/20 × 19, यानी 19 एम्पियर करंट इससे ये तीनों रजिस्टर मिलकर खींचेंगे। अभी इंडिविजुअल में भी बताना है आपको कि कितना करंट फ्लो करेगा एक एक में। तो एक एक में करंट कैसे निकालेंगे अब, तो ये 20 वोल्ट है ना, तो सब पैरेलल में है, तो पैरेलल में सेम वोल्टेज होता है, तो ये 20 है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 20, इसमें भी 20 और इसमें भी 20, तो 2 ओम ने कितना कंज्यूम किया, तो 2 ओम के अक्रॉस मैं निकालूंगा कि कितना वोल्टेज है, तो वो तो 20 वोल्ट दिया है, और मुझे लेकिन निकालना है इसमें करंट, इसमें I1 करंट गया, या 2 को हम 2 ओम में जो करंट जा रहा है ना उसको I2 ओम लिख दे रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं I4 ओम, मतलब 4 ओम में जाने वाला करंट, I5 ओम मतलब 5 ओम में जाने वाला करंट, तो I2 ओम, 2 ओम वाले में कितना करंट जाएगा, तो करंट सर होता है, देखिए ओम्स लॉ होता है V = IR, V = I × R, तो I = होगा V/R, है कि नहीं, V/R होगा, तो V तो सर 20 ही है, सब पैरेलल में ना, तो सब में तो V 20 ही है, और इसका रेजिस्टेंस 2 है, 2, तो 10 एम्पियर करंट इसमें गया। वैसे ही करंट 4 ओम वाले में कितना जाएगा, तो 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज वही 20 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है इसमें भी, तो EMF सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सेम होता है पैरेलल में, तो ये 20 वोल्टेज और इसका रेजिस्टेंस 4, देखिए यहाँ 4 है, तो ये आ जाएगा 5 एम्पियर। लास्ट में कौन बच गया, ये 5 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा, 5 ओम वाले में, 5 ओम वाले में वही, ये भी पैरेलल ही है ना, तो 20 पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस 5, तो 4 एम्पियर। तो टोटल करंट देखिए 19 आया होगा, 10 + 5 + 4 करेंगे तो 19, टोटल करंट 19 निकला, जिसमें से इसमें करंट गया 10, ये 4 वाले में करंट 5 और नीचे वाले 5 में करंट गया 4 एम्पियर। इस तरह से तीनों ही रजिस्टर्स में इंडिविजुअली कितना कितना करंट जा रहा है हम लोग निकाल सकते हैं। राइट, क्लियर है ये। न्यू NCERT में टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 9 क्वेश्चन हैं। ओल्ड वाले में ज़्यादा क्वेश्चन थे, न्यू में सिर्फ 9 ही है, जिसमें हम लोग 5 नंबर पे आ गए हैं। 3.5 एट रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज़ 100 ओम, यानी इन्होंने दिया है कि रेजिस्टेंस है 100 ओम जिस समय टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी इनिशियल लिख देते हैं ये भी। फिर फाइनल क्या हुआ है, फाइनल इनिशियल को R0 भी लिखा जाता है। अब इनिशियल नहीं लिखना चाहते हैं तो ये R0 लिख दीजिए और इसको T0 लिख दीजिए। बाद में रेजिस्टेंस कितना होगा उसको R लिखेंगे और बाद वाला टेम्परेचर को ओनली T लिखेंगे। इनिशियल दिया हुआ है ये सब। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ़ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। ये बोल रहा है कि रेजिस्टेंस 117 ओम बढ़कर हो गया, तो ये टेम्परेचर कितना था, कितने टेम्परेचर पे ऐसा हुआ। गिवन दैट द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज, यानी अल्फ़ा की वैल्यू है 1.70 × 10⁻⁻⁴।
अल्फ़ा है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴, और यूनिट इसका पर डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री सेल्सियस मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे इतना रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, राइट, पर डिग्री सेल्सियस। अभी कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, तो इस टाइप का फॉर्मूला एक ही मैं आपको बताया हूँ। देखिए ये R होता है R0, मतलब किसी भी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, रूम टेम्परेचर वाला रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फ़ा, और यहाँ चेंज इन टेम्परेचर फाइनल T है और इनिशियल था 27 डिग्री सेल्सियस था, राइट। तो T-27 में लिख दिया इसको। अभी आप इसमें जो भी गिवन है लिख दीजिए। ये R गिवन है 117, R0 कितना है 100, 1 प्लस अल्फ़ा कितना दिया हुआ है ये देख लीजिए 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, ब्रैकेट में T-T0, T-27 लिख दिए। अभी ये 100 इधर डिवाइड हो जाएगा, 117 इक्वल्स टू, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 100 आया, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 2 0 है ना, तो -4 था यहाँ, तो 1.7 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, क्योंकि 2 0 को ये -4 से कैंसिल करेंगे तो -2 आएगा, -27। ये 100 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 117 में 100 गया तो सिर्फ 17 बचेगा, और ये इधर डिवाइड हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻2, T-27। ये पॉइंट हटा दिए तो यहाँ 10 आया, 70 से 17 कैंसिल, और ये 2 ऊपर जाकर 3 हो जाएगा, तो ये 10⁻³ मतलब 1000 आया, और T-27, तो T किसके इक्वल आया, ये 27 ऐड हो जाएगा, तो 1027 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया। यानी इतने टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो 117 ओम हो गया होगा। तो 1027 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। 3.6 पे आ गए हैं, एक बार देख लीजिए ये सबको आया क्या समझ में। क्या ये क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? सब कुछ गिवन था, एक ही अननोन था, बस मैंने सिंप्लीफाई कर दिया उसको। अगला क्वेश्चन 3.6 है। क्या है 3.6 क्वेश्चन? अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। स्मॉल करंट है एक, नेग्लिजिबली स्मॉल करंट, करंट पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर, एक 15 मीटर लेंथ का वायर है। 6 नंबर पे अभी हम लोग हैं 3.6 में। स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 6 इंटू 10⁻⁻7। इसका लेंथ देखिए गिवन है, लेंथ कितना दिया है 15 मीटर, और ये थोड़ा मोटाई, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है इस वायर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस वायर का गिवन 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, मतलब इसकी मोटाई ऐसे होगी, कुछ मोटा वायर होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इन्होंने दिया हुआ है। अब क्या दिया, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम, रेजिस्टेंस 5 ओम है इसका, 5 ओम, ठीक है। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब रेजिस्टिविटी रो निकालना है इस सिचुएशन में, जिस समय रेजिस्टेंस 5 है उस समय रो क्या है। बस फॉर्मूला हम लोगों को पता है, R इक्वल्स टू होता है रो L बाई A, जो भी गिवन है A L R गिवन है, तो रो निकालना है मुझे, सब कुछ पुट कर दीजिए। 5 गिवन है, रो अननोन है, लेंथ है 15 और एरिया है 6 इंटू 10⁻⁻7, एक ही अननोन था ना बस। अभी देखिए कैसे करेंगे, रो निकालना है तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 15 को डिवाइड, इतना आ गया। अभी ये 15 डिवाइड भी हो गया, इससे रो आ जाएगा, तो 5 से ये 3 टाइम्स गया और 3 से ये 2, तो रो आया 2 इंटू 10⁻⁻7, कितना आ गया रो 2 इंटू 10⁻⁻7। रो का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर।
क्लियर हो गया ये 6 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है। 6 हो गया, 7 पे चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर किधर है? हाँ, टोटल 9 ही क्वेश्चन है ना। हम लोग आ गए हैं 7 नंबर पे। अ सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम। 2.1 ओम रेजिस्टेंस है सिल्वर वायर का। 7th नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन, बस लिखिए। रेजिस्टेंस दिया है 2.1 ओम। रेजिस्टेंस 7 नंबर चल रहा है, 2.1 ओम कितने डिग्री पे है? 27.5 डिग्री पे ऐसा है। यानी जिस ये टी नॉट लिख दे, आर नॉट और इनिशियल टी नॉट, 27.5 डिग्री सेल्सियस। एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री। रेजिस्टेंस बदल कर हो गया 2.7 ओम और उस समय टेम्परेचर कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर या रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर। टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब अल्फ़ा ही तो पूछा है, अल्फ़ा। तो इन सब में रिलेशन वही हम लोग को याद है, R इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा और चेंज इन टेम्परेचर। अभी अल्फ़ा निकालना है मुझे, तो ये आर नॉट को क्या करेंगे हम, इधर डिवाइड भी कर सकते हैं और पहले मल्टीप्लाई भी उधर कर लीजिए। इधर पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी, ये इधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आर माइनस आर नॉट इक्वल्स टू आर नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस का सब्ट्रैक्शन और नीचे आ जाएगा आर नॉट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो सब गिवन मिलेगा आपको। ये 2 पॉइंट, फाइनल वाला 2.7, इनिशियल वाला 2.1, फिर से इनिशियल लिखना है तो 2.1 इनिशियल। चेंज इन टेम्परेचर 27.5 था और ये 100 था। कितने डिग्री का टेम्परेचर में चेंज आया? 100 माइनस 27.5 कीजिए, 72.5। ये डेल्टा टी आ गया 72.5। अभी बस सिंप्लीफाई करना है, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करते ही अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा 0.00394, 0.00394 पर डिग्री सेल्सियस। क्या समझ में आया? ये 3.7 तक हो गया है। अभी 2 क्वेश्चन और बाकी है, 3.8 एंड 3.9। चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं 3.8। टोटल कितना क्वेश्चन है? 9। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 9। 3.8 पे आ गए हैं। जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए क्या है 3.8 नंबर। A heating element using nichrome connected to a 220 volt supply। ठीक है, इसको क्लियर मैं कर लेता हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन अभी हो रहा है। 7 हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं। 8 थर्ड चैप्टर का 8 नंबर क्वेश्चन। A heating element using nichrome connected to a 230 volt supply drawn an initial current 3.2 एम्पियर। देखिए जब इसको 320 से मैं कनेक्ट किया तो उससे 3.2 एम्पियर करंट निकल रहा है, यानी रेजिस्टेंस कितना होगा? तो इसको डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? क्योंकि वोल्टेज बाय करंट से ही तो रेजिस्टेंस मिलता है। यानी मुझे रेजिस्टेंस पता चल गया कि 230 वोल्ट पे 230 लिखा है ना, 320 लिख दिए, 230 है। क्या दिया हुआ है यहाँ देखिए, 230 वोल्ट और एम्पियर में 3.2 ऐसे दिया है। तो इससे रेजिस्टेंस मिल जाएगा। कितना रेजिस्टेंस मिला इससे? इन दोनों को डिवाइड, पहले पूरा लिख देते हैं क्या है।
विच सेटल्ड आफ्टर फ्यू सेकेंड टू अ स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 करेंट। मतलब पहले ऐसा करंट हो रहा था, बाद में देखा गया कि उसमें करंट 2.8 हो गया, मतलब करंट कम होकर रुका 2.8। व्हाट इज़ द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट इफ़ रूम टेम्परेचर इज़ 27। मतलब ऐसा 27 डिग्री पे हुआ होगा और ये टी इनिशियल था, और बाद का टेम्परेचर क्या ऐसा हुआ कि उसमें सर्किट में करंट 2.8 रह गया, 2.8 एम्पियर। व्हाट इज़ द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट इफ़ रूम टेम्परेचर इज 27। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम कितना है, 1.70 10⁻⁻⁴। तो अल्फ़ा का वैल्यू दिया है 1.70 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, राइट। मुझे पूछा क्या है, ये टी पूछ रहा है कितना है। ये वोल्टेज वही है तो इसमें भी लिख दीजिए 230 वोल्ट, क्योंकि बैटरी वही का वही लगाया है। अब पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। बोल रहा है कि एक नाइक्रोम का वायर है जिसको 230 वोल्ट के बैटरी से जब मैं कनेक्ट किया तो उसमें करंट 3.2 था, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें करंट 2.8 हो गया, यानी उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा। तो जो नया रेजिस्टेंस बढ़ा होगा वो यहाँ पे मुझे मिलेगा, ये इनिशियल रेजिस्टेंस और ये फाइनल रेजिस्टेंस, बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस मिलेगा। और अल्फ़ा गिवन है तो टेम्परेचर इनिशियल गिवन है और फाइनल निकालना है। तो हम इन दोनों रेजिस्टेंस को पहले निकाल लेते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 230/3.2, डिवाइड करके बताइए कितना आया। 230/3.2 आएगा 71.875, यह 71.875 इनिशियल रेजिस्टेंस मिल गया। 230/2.8 कीजिए, 230/2.8 आया 82.143, 82.143। ये भी रेजिस्टेंस मुझे मिल गया फाइनल। इनिशियल भी रेजिस्टेंस पता है, अल्फ़ा भी पता है, तो टी तो आराम से निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है सर, R = R0 1 + अल्फ़ा चेंज इन टेम्परेचर। बस अभी R0 मल्टीप्लाई करके R = R0 + R0 अल्फ़ा डेल्टा टी, ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, R - R0, और ये सब्ट्रैक्ट करते ही इधर आ जाएगा R0 अल्फ़ा डेल्टा टी, फिर R0 इधर डिवाइड हो जाएगा, R0 तो इधर से गायब हो गया। क्या डेल्टा टी भी डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल। तो अल्फ़ा सिर्फ यहाँ आया, लेकिन मुझे तो अल्फ़ा गिवन है, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा को ही नीचे ले आते हैं और डेल्टा टी इधर रहने देंगे, राइट। अभी देखिए R सबको सब्स्टिट्यूट कीजिए, R यहाँ है 82.143, R0 है 71.875, R0 फिर से नीचे लिखना है मुझे, R0 ये वाला 71.875, अल्फ़ा भी गिवन है, देखिए यहाँ पे 1.7 × 10⁻⁻⁴ इक्वल्स टू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें कितना वेरिएबल दिख रहा है आपको, एक ही वेरिएबल है सिर्फ टी, है कि नहीं। सब कुछ गिवन है, बस एक ही वेरिएबल है, तो कितना आ जाएगा उससे। इसको सॉल्व करने पे आया है 840/35, इतने का वैल्यू आया है, इतने का आप करके देखिए 840.35 T - 27, फिर 27 इधर ऐड कर दिया है, +27 = फाइनल टेम्परेचर। कितना फाइनल टेम्परेचर आएगा, 867.35, 867.35 डिग्री सेल्सियस इज़ द फाइनल टेम्परेचर। क्लियर हो गया फाइनल टेम्परेचर। बताइए क्या ये आया सबको समझ में, फाइनल टेम्परेचर इतना आ गया। हम लोग आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे 3.9 पे। स्टार्ट करें लास्ट क्वेश्चन 3.9 है, डिटरमाइन द करेंट इन ईच ब्रांच ऑफ नेटवर्क एज शोन इन फिगर। करेंट इन ईच ब्रांच ऑफ नेटवर्क निकालना है। एक सर्किट दिया हुआ है, 9 नंबर क्वेश्चन लास्ट है। न्यू NCERT बुक में टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 9 ही हैं, जिसका लास्ट क्वेश्चन है, एक सर्किट गिवन है, देखिए 9 नंबर में। व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा बनाया हुआ है, लेकिन वो बैलेंस नहीं है, ऐसा रजिस्टर लगाया हुआ है, 2 रजिस्टर, थोड़ा बड़ा बनाते हैं समझ में आएगा तब।
ऐसे 2 रजिस्टर है, तीसरा ऐसे है, 4th रजिस्टर ऐसे है, और बीच में भी एक बनाया हुआ है ऐसे। कितना कितना है? 10 5 5 10 10 5 5 ओम 10 ओम, बीच वाला 5 ओम 5 ओम, और इसको कनेक्ट किया हुआ है एक सेल से जिसका कि 10 वोल्ट है, और 10 ओम इसमें रजिस्टर भी एक लगाया है, 10 ओम, और ये 10 वोल्ट है। ओके, ऐसे हो गया। ये सब कुछ देख लीजिए। ये बैलेंस ब्रिज है कि अनबैलेंस, चेक करके बताइए। ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है? ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का रेशो देखिए, ये 10/5 आ रहा है, जबकि ये 5/10 है, तो ये तो सेम रेशो में नहीं है ना, तो ये बैलेंस नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस होता, अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता तो बीच में करंट फ्लो नहीं करता, और ये दोनों सीरीज हो जाते आपस में, क्योंकि इधर करंट जाता ही नहीं, तो ये दोनों सीरीज हो जाते और ये दोनों भी क्या हो जाता? सीरीज हो जाता। तब आराम से हम सॉल्व कर लेते, वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस निकाल देते। लेकिन अभी क्या है, ये बीच में भी करंट जाएगा, राइट? तो इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पहले हम लोग कर लेते हैं। इधर से मान लेते हैं आई करंट आया, करंट 2 पार्ट में बट रहा है, तो ऊपर करंट I1 और नीचे I2, I1 और इधर क्या हो गया? I2। अब इधर I2 भी आप लिख सकते हैं, और I2 नहीं मन है तो आप लिख दीजिए, कम वेरिएबल लेना है आपको, तो I करंट में से I1 उधर चला गया, तो इधर क्या जाएगा? I माइनस I1। कम वेरिएबल अगर लेना है आपको तो ये दूसरा I2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ I माइनस I1 से काम चला सकते हैं। फिर अब ये I करंट इधर गया, अभी फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो अभी यहाँ पे हम नया वेरिएबल ले लेंगे। यहाँ पे नया वेरिएबल I3 लिखा है, इधर से करंट I3 मान लीजिए चला गया, I1 आया था, I3 इधर चला गया, तो इधर पक्का I करंट आया था ना, I3 चला गया, तो I माइनस I3 रिमेनिंग करंट इधर गया होगा। अब इधर से करंट और इधर से करंट सब में हो गया, ये दोनों ऐड होके उधर निकलेंगे, तो इनको ऐड करिए, तो ऐड होने के बाद ये मिल गया, यहाँ था सर I माइनस I1, और इधर से आके ऐड हो गया I3, ये तीनों ऐड हो गया। अब इधर से कितना आया? I माइनस I3, तो अब इसको ऐड कीजिए, इनको ऐड करेंगे तो I3 से I3 गया, फिर ये कितना गया है? इधर I था, ये I1 था, फिर से देखिए I करंट गया है इधर, I1 ऊपर और नीचे I माइनस I1 करंट में से I3 इधर चला गया, तो इधर I1 माइनस I3 इधर से, और ये दोनों ऐड होके इधर से आए थे I माइनस I1 प्लस I3। अभी ये दोनों को ऐड करेंगे इसमें, ये दोनों को, I3 से I3 चला जाएगा, I1 से I1 जाएगा, तो सिर्फ I बचेगा, यानी जितना करंट इसने सेंड किया था वापस उतना करंट इधर से आ गया। करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कंप्लीट। फिर से देखिए एक बार, क्या करंट डिस्ट्रीब्यूशन सबको आ रहा है समझ में? करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया?